सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, इसकी आज ये हमारी सेकंड क्लास है, यानी दूसरी क्लास है। पहला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है इतिहास क्या है, इस टॉपिक की, इस यूनिट की आप कह सकते हो ये दूसरी क्लास है। इससे पहले भी मैं एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको BHIE 144 में आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दूंगा, वहां पर भी देख लेना। ये बोला हूँ, इससे पहले भी एक क्लास करवा रखी है, आप उसको पहले देखिए, तब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पहला जो चैप्टर होगा इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और उसमें उस जो क्लास मैंने करवाई थी उसमें इन 3 चीज़ों को मैंने आपको बताया था। प्रारंभिक इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, ऐतिहासिक परंपरा क्या है, और ऐतिहासिक परंपरा की ओर। ये 3 पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक क्लास कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। आज जो हम इस क्लास में करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, तो उसमें जो आपका रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना रहेगा, ठीक है। 1.5 भी आप कह सकते हैं, प्रारंभिक भारत में इतिहास के प्रति दृष्टिकोण और उसका पाठांकन क्या है, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं, इतिहास और उसके विभिन्न स्वरूप। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूं तो 1.6 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं। फिर रहेगा आपका रहेगा 1.7 रहेगा इतिहास तथा इसके स्वरूप, और 1.8 क्या रहेगा, ऐतिहासिक परंपरा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ क्या हैं। तो इन पर ही हम चर्चा करेंगे। 1.6, 1.7 और 1 पॉइंट आपको मैं डीपली में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपको अगर एग्जाम में ये आए तो आप उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से क्या कर सकें, लिख सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.6 जो आपका रहेगा, ठीक है। 1.6 जो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराओं को हम देखते हैं यहाँ पर 1.6 में, ठीक है। 1.6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले ऑप्शन को देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इतिहास पुराण परंपराएं एक प्रकार के इतिहास संबंधी विचार का निर्माण करती, यानी इतिहास पुराण जो परंपराएं हैं वो एक प्रकार के इतिहास संबंधी विचारों का निर्माण करती हैं। यानी इतिहास संबंधी जो कह सकते हो कि इतिहास संबंधी जो विचार हैं, इतिहास की जो शुरुआत है वो भारत में पुराणों से मानी जा सकती है। इस परंपरा के पुनर्रचना में नायक प्रधान दरबारी चारण और कुल आधारित समाजों ने राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण किया। यानी भारत में आपने शुरू में देखा होगा तो हमारे यहाँ पर जो इतिहास में दरबारी थे, जो चारण थे, और कुल आधारित जो हमारा समाज था वो राज्य व्यवस्था की ओर इशारा करता है। यानी हमारे पुराणों में एक परंपरा देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे, और दरबारों में क्या, जो प्रधान जो चारण होते थे उन्होंने किताबों को या बुकों को उन्होंने लिख रखा है। इसमें प्रथम चरण के तत्व दूसरे तत्व में भी बना रहे, यानी पहला जो तत्व था दूसरे में भी बना रहा। चारण परंपरा ऐतिहासिक चेतना से युक्त एक भिन्न प्रकार की परंपरा का निर्माण करती है। यानी जो चारण परंपरा है वह एक प्रकार से अलग परंपरा का निर्माण करती है। इन दोनों परंपराओं के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, यानी एक जो परंपरा थी दूसरी परंपरा से उसके जो हैं उसमें तनावपूर्ण थे, उसके जो संबंध थे। बौद्ध तथा जैन परंपराएं एक भिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी जो बौद्ध, देखो, भारत की जो पुराण की परंपरा है, जो वेदों की परंपरा है, वो अलग प्रकार की परंपरा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बौद्ध और जैन परंपरा देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट चलेगी। उसके बाद की जितनी परंपराएं हैं, या परंपरा का मतलब होता है कल्चर या इतिहास, उस टाइप का समाज कैसे था, तो हर टाइप का जो समाज रहा, चाहे बौद्ध जैन में अगर आप देखोगे तो उस टाइप का समाज कैसा था, वहाँ पर कैसा इतिहास लिखा गया, या कह सकते हैं कि पुराणों से जो जानकारी मिले। यानी अगर सभी में देखोगे तो सभी में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हमें मिलती हैं, ठीक है। बौद्ध तथा जैन परंपराएं भिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती थी, जिन्होंने घटनाओं और व्यक्तियों
को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में दें, यानी जो बौद्ध और जैन परंपराएं होती थी वो जो घटनाओं को दर्ज करती थी वो अलग ही परिप्रेक्ष्य में, यानी घटनाओं और व्यक्तियों को अलग ही रूप में लिखती थी। श्रमण परंपराएं धार्मिक मंतव्य से अलग नहीं थी, यानी जो श्रमण परंपराएं थी वह धार्मिक जो होते हैं उनसे अलग नहीं थी, तथापि उन्होंने इतिहास में जिस प्रकार से संबंध दृष्टि थी को केंद्रीय प्रधान में रखा। देखो क्या होता, भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई, हमने वेदों पुराणों से शुरुआत की, क्योंकि हमारे पास जो लिखित दस्तावेज थे वो हमारे पास वेद और पुराण थे, फिर उसके बाद बौद्ध और जैन परंपरा थी, उसके बाद आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो वंशावली इतिहास था उससे जानकारियां मिलना शुरू हुई। और सभी में हमें क्या देखने मिलता है कि हर जगह पर अलग अलग प्रकार की परंपरा या यहाँ पर जिस प्रकार के रीति रिवाज थे, रहन सहन था, ये सभी प्रकार में क्या था, हमें डिफरेंस देखने को मिला। जैन और बौद्धों के इतिहास में कुछ प्रभावी विचारों को अव्यक्त किया गया है। मठ संघरामा उनकी ऐतिहासिक परंपराओं को संरक्षित करने वाली संस्था थी। यह कह सकते बौद्ध और जैन जो परंपरा हो बिल्कुल अलग से, देखो वेद पुराणों में जो बात की गई है वो बिल्कुल अलग टाइप से बात की जाती है। वेद पुराणों में कर्मकांड हैं, रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, लेकिन बौद्ध और जैन परंपरा है वो बिल्कुल अलग से चलती है। चारण परंपरा या जो राजा महाराजा के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र लिखवाए गए हैं या जो उनका वंशावली इतिहास है वो अलग प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। परंपराओं के भिन्न दृष्टिकोणों के पीछे कई कारक उत्तरदायी माना जाता है, जिनमें से यानी जो अलग अलग परंपराएं हैं उनके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, इन धर्मों के संस्थापक की ऐतिहासिकता, यानी सभी धर्मों को जो संस्थापक हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए परंपराओं में डिफरेंस है। रूढ़िगत या मूल विचारों में मत भिन्न कब है, यानी कहीं कहीं पर हमें रूढ़िगत यानी पुरानी सोच वाले या कह सकते हो भिन्न मत हैं, यानी अलग अलग प्रकार के विचार हैं। परलोक संबंधी सिद्धांत का जिस प्रकार वहाँ पर महत्व है। या पांचवा, उनकी शिक्षाओं में प्रारंभिक शिक्षा और नगरीय परिवेश कैसा है, अलग अलग, देखो हर समय और काल में लोगों का परिवेश, लोगों के जो नगरीय सोच थी और लोगों के विचार अलग रहे। संरक्षण दाता उनकी पृष्ठभूमि क्या है, भैया आप जिसके राजा महाराजा के यहाँ रहते हो वो आपको जिसने संरक्षण दे रखा है, ठीक है, तो आप उसका छाया चित्र जरूर पड़ेगा। अब जैसे एक प्रकार के कहूँ कि ज़्यादातर जो भारत में किताबें लिखी गई, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे अकबरनामा है या और लोगों के जो बड़े बड़े राजा होते थे उनको जो किताबें भेंट की जाती थी, उनके दरबारी कवि होते थे, तो दरबारी कवि कभी भी अपनी राजा की अकॉर्डिंग या उसके फेवर में लिखेगा, यानी उसका बहुत पक्षधर होकर के लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें परंपराओं पर महत्व डालती हैं। उनकी शिक्षाओं प्रारंभिक नगरीय परिप्रेक्ष्य साक्षर था, यानी ये भी फर्क पड़ता है कि वहाँ की आबादी साक्षर है या नहीं है, कैसे लोग हैं उससे भी हो सकता है। विभिन्न मत संप्रदायों के पंथों में स्थानीयकरण, यानी वो जो व्यक्ति लेखक है वो किस संस्था से है, किस धर्म से, उससे भी फर्क पड़ सकता है। इन भिन्न पंथों के बीच वैचारिक मतभेदों का विवरण को सुरक्षित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। धार्मिक पंथों तथा राजनीतिक सत्ता बीच अंतर क्रिया करने के लिए, यानी ऐतिहासिक परंपरा इतिहास को इसलिए भी लिखा जा सकता है ताकि हम धार्मिक चीज़ों को और राजनीतिक सत्ता के बीच में क्रिया करके यानी उसको माप तौल करके हम देख सकें। ठीक है, अगला जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोलूँगा अगली जो पॉइंट है, ठीक, अगला जो पॉइंट है 1.7 को यहाँ पर देखिएगा जो लिख रखा है, इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास क्या है और इतिहास के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताइए, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.7 जो रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, देखो यह समझने के प्रयास में क्यों कि अतीत को किसी खास रूपों में निर्मित, पुनर्निर्मित और निरूपित किया जाता है, यह हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास को कैसे लिखा गया, उसको कैसे निर्माण किया गया है, या उसमें किस किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, या उसको दोबारा कैसे बनाया गया या पुनर्निर्माण किया गया है या पुनर्निर्मित किया गया, यानी इतिहास को कैसे लिखा गया, अतीत को, यानी हमारे अतीत यानी हमारी जो पुरानी बातें हैं या जो हमारा अतीत है उसका निर्माण कैसे किया गया है, उसकी पुनर्सर्जना कैसे की गई है या उसका निरूपण कैसे किया गया है। क्या ये किसी प्रकार की ऐतिहासिक चेतना को प्रकट करते हैं, क्या ये किसी प्रकार की ऐतिहासिक चेतना या किसी चेतना को बताते हैं।
हम सार के रूप में विख्यात इतिहासकार रोमिला थापर के तर्कों के अनुसार कर रहे हैं। यानी हम जो इतिहास के विभिन्न स्वरूप हैं उसमें जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं रोमिला थापर जी, उनके अनुसार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। उनके आधार पर इतिहास का स्वरूप कैसा हो सकता है, ये रोमिला थापर के अनुसार हम देखें, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस विषय वस्तु के संबंध में व्यापक योगदान, यानी रोमिला थापर ने इसमें बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बुकें लिखी हैं कि इतिहास का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से हो सकता है, यानी भारत का जो इतिहास है उसका स्वरूप, उसका आकार किस प्रकार से है, या रोमिला थापर के अनुसार हम लोग देखेंगे। अतीत का संकेत करने वाली परंपराएं दो शब्दों में संबंध रखती हैं, यानी अतीत का जो संकेत करती हैं, ठीक है, जिनके जरिए हम अपने अतीत को या अपने हिस्ट्री या पहली चीज़ों को जान सकते हैं, भारत में पहले कैसे क्या था, वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे संबंध रखती हैं। पहला इतिहास तथा दूसरा है पुराण, यानी हमारी जो इतिहास और तथा पुराण परंपराएं, यानी हमारी जो पुराण परंपराएं हैं भारत का इतिहास जानने में बहुत ज़्यादा क्या हो सकती हैं, हेल्प हो सकती हैं। ठीक है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ, या हम इतिहास से आज भी समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होगा। इति यानी इति का मतलब होता है पुराना, हास का मतलब बताया जा रहा, यानी ऐसी अतीत की बातें जो अब बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। यानी इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पर ऐसा ही हुआ होगा, या एक घटना ऐसे ही घटी होगी, या वहाँ पर जो स्वरूप था या जो विचार था, जो मत था, जो समाज था, ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, यानी अतीत की जो जिन घटनाओं को पढ़े भैया सेम टू सेम ऐसे ही वो घटना घटित हुई होगी। पुराण का आगे देखिए, यहाँ पर आ जाइए, पुराण का यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ठीक है, पुराण का क्या है यहाँ पर लिख रखा, मतलब उससे पुरातन है। देखो, पुराण का मतलब क्या होता है, पुरातन। यहाँ एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, पुराण का मतलब क्या होता है, पुरातन, इतना देखिए, ठीक है। पुराण का मतलब क्या होता है, पुरातन, यानी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं। इसमें प्राचीन समय की कहानियाँ तथा घटनाएं शामिल हैं। भारत में जो पुराण है उसमें क्या है, प्राचीन समय की जो घटनाएं हैं, जो कहानियां, उनको शामिल किया गया है। प्रथम शताब्दी तक इसका प्रयोग विशेषकर ग्रंथ पुराणों के लिए होता था, यानी पहली शताब्दी तक जो हमारे यहाँ पर जो पुराण होते थे उनको विशेष तौर पर किसके लिए हम यूज करते थे, घटनाओं और कहानियों के लिए। दूसरा कह सकते हो पुराणों के लिए होता था जो किसी देवी देवता को समर्पित होते थे। यानी भारत में जो पुराण हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वह विशेषकर हमारे किसी न किसी देवता को ही समर्पित है भैया। उसमें ज़्यादातर कर्मकांड है, पूजा पद्धति है, रीति रिवाज हैं, यानी हमारे जो पुराण है वो ज़्यादातर किसी न किसी देवी देवता को बारे में समर्पित हैं। ये धार्मिक मत प्रंथों के प्रमुख ग्रंथों के रूप में तथा किसी देवता से जुड़े मिथक अनुष्ठानों के विषय में जानकारी देते हैं। यानी भारत के जो पुराण हैं वह क्या करते हैं, मत पंथों को बताते हैं कि हमारा मत कैसा, हमारा धर्म कैसा, हमें कैसा करना चाहिए, हमें कैसा नहीं करना चाहिए, तथा अनुष्ठानों के विषय में जानकारी देते हैं। यानी भारत के जो पुराण हैं वह हमें कैसे पूजा पद्धति करनी चाहिए, कैसे हवन करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, इस बारे में ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जानकारियाँ देते हैं। यद्यपि इनमें से कुछ खंड शामिल हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दस्ता के बेज के रूप में श्रेणीबद्ध किए। यानी पुराणों में भी ऐसे कुछ खंड हैं, ऐसे कुछ अध्याय, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में लिख सकते हैं, यानी इतिहास में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पुराणों में क्या है, कहानियाँ हैं या घटनाएं हैं जो ज़्यादातर कर्मकांड से या पूजा पद्धति से या आप कह सकते हो अनुष्ठानों से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन दो शब्द इतिहास तथा पुराण का उल्लेख अर्थवेद तथा सप्तपथ ब्राह्मण में मिलता है। यानी अगर आप देखेंगे दो शब्द इतिहास और पुराण का जो उल्लेख है वो अर्थवेद में, ठीक है, आपने वेद पढ़ा होगा ना, अर्थवेद है, ठीक है, अर्थवेद और सप्तपथ ब्राह्मण में मिलता है। यानी इतिहास और जो पुराण है उसका उल्लेख जो सबसे पहले हमें कहाँ पर मिला, अर्थवेद और सप्तपथ ब्राह्मण में मिला है। ब्राह्मण तथा उपनिषदों में इन शब्दों का संकेत होता है कि अतीत में घटित माना जाता था। यानी
जो शतपथ ब्राह्मण है वहाँ पर जो इतिहास का मतलब मिला है वहाँ पर माना जाता था भैया ऐसे ही घटित हुआ होगा या ऐसा घटना घटी होगी। इसमें पांचवा वेद कहता था द्वितीय श्रेणी का ज्ञान जिसे दैवीय स्वीकृति के रूप में, किंतु यह अरुषीय नहीं था। यानी ज़्यादातर जो भारत के पुराण है, वेद हैं, वह ज़्यादातर दैवीय घटनाओं के बारे में, कर्म कांड के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में, घटनाओं और कहानियों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताते हैं। वेदों में इतिहास के अंग के रूप में कथा यानी गीत, नायकों की प्रशंसा में रचे गए काव्य का समावेश। अगर हम वेदों की बात करें, भारत में जो वेद हैं, पुराणों के बाद हम वेदों पर आते हैं, अगर आप वेदों को देखोगे तो उसमें ज़्यादातर गीत हैं। दूसरा क्या है, उसमें नायकों की प्रशंसा में रचे गए इतिहास हैं। यानी भारत के जो वेद हैं उसमें ज़्यादातर आपको कथा यानी गीत मिलेगा, तथा जो नायक है, जो राजा महाराजा हैं, उनके प्रशंसा में यानी क्या मिलेगा, काव्य मिलेगा। बौद्ध परंपरा का भी इतिहास का संकेत, किंतु उसमें ब्राह्मणीय स्रोत के संबंध का संकेत दिया गया। यानी अगर हम बौद्ध परंपरा के इतिहास को देखें तो उसमें ब्राह्मणीय स्रोतों के संदर्भ में संकेत मिलेगा। आदि पुराण को 9वीं शताब्दी के लेखक जी सेन इतिहास को परिभाषित करते हैं, वह वास्तव में हुआ था। यानी आदि पुराण को जो 9वीं शताब्दी में जिसे जी सेन ने परिभाषित किया था, उसका भी जो वास्तव में हुआ है, उस साहित्य का परीक्षण इसे पुराण इतिहास परंपरा के संदर्भ में रखता है। यानी भारत में जो इतिहास है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास का स्वरूप कैसा है। तो हम इतिहास के स्वरूप में हमने सबसे पहले देखा पुराणों के बारे में, अब हम देख रहे हैं वेदों के बारे में। तो वेदों के बारे में यही मिलता है कि वेदों में भी ज़्यादातर भैया प्रशंसा, कहानी, गीत, इसी प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं और इससे इतिहास का। लेकिन आदि पुराण को भी अगर देखोगे तो वास्तव में ऐसा घटित हुआ, ऐसा परिभाषित किया गया है। उस साहित्य का परीक्षण इतिहास पुराण से संबंध रखता है। हमें देखने में सक्षम बनाएगा कि इतिहास में किस प्रकार निर्मित किया गया था। यानी हम वेदों के जरिए जान सकते हैं कि इतिहास को किस प्रकार से बनाया गया है, किस प्रकार से निर्मित किया गया, इसको भी हम जान सकते हैं। यह देखा गया है कि इतिहास के संबंध रखने वाले ग्रंथों की शैलियों में आने वाला परिवर्तन 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के काल में हुआ था। यानी इतिहास की जो शैली थी, ठीक है, अरे इतिहास जो लिखा जा रहा था भैया ना, उसका जो किताब था ना, किताब में जो शैली होती, जो लिपि होती है, उसके लिपि में भी परिवर्तन आता था। वो लगभग 1000 ईस्वी में परिवर्तन आने लग गया था। यानी जो पुराण लिखे गए, जो गीत लिखे गए, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, उनके लिखने की जो बनावट है, इसकी जो लिपि है, लिपि में क्या होता है, 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में बृहद परिवर्तन से संबंध रखता है। यानी 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी में क्या हुआ था, उसमें बड़ा परिवर्तन आया था, जो इसमें लिपि के रूप में हमें देखने को मिला। ठीक है, इसे सामान्यतः 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दूसरा और 500 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक दो भिन्न दिखने वाले कालों में बांटकर देखा जा सकता है। यानी हम जो वेद हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसके किस आधार पर पे, क्योंकि उसके लिपि के आधार पे। देखो भैया, दो किताबें हैं, दोनों किताबों में लिखने की जो बनावट है, जो लिखने का स्टाइल है, वो अलग अलग अगर है। यानी कह रहे हैं कि वेद जो लिखे गए हैं उनमें क्या है कि लिपि है, अलग अलग प्रकार से लिपि है। पहली जो लिपि है 1000 से 1300 तक है, दूसरी जो है 500 से 1000 तक। यानी दोनों में हम लिपियों के आधार पर लिपियों के आधार पर, भिन्नता के आधार पर हम उसे दो कालों में क्या कर सकते हैं, उन्हें हम बांट सकते हैं। आगे देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ठीक है, अब जो बता रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, इतना देखिए। ठीक है, हम उस श्रेणी के ग्रंथों के साथ शुरू करते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन हैं। अब हम उस ग्रंथों की बात करेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत के आसपास जितने भी ग्रंथ हैं वो बहुत फेमस है। विशेषकर वेद, ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। भारत में जो इतिहास को लेकर के जो सबसे फेमस ग्रंथ है, जैसे हमारे वेद हैं, वेदों में ऋग्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, नायकों के संदर्भ में उनके मंत्र और आख्यान दिए गए हैं। उनमें ज़्यादातर भाषण दिए, आख्यान दिए गए, कर्मकांड दिए गए, पूजा पद्धति दी गई है, या प्रशस्ति, ऐसी प्रकार की चीज़ें हैं। इनमें कुछ खंडों को इतिहास की संज्ञा दी जाती है, यानी कुछ को इतिहास की संज्ञा दी जाती है। पुराण का उदय पहली शताब्दी के मध्य में पृथक श्रेणी, यानी पुराण का जो उदय हुआ था वह पहली शताब्दी में क्या हुआ था, पहली शताब्दी में एक पृथक श्रेणी के रूप में रखा जा सकता है। दूसरा जो आप देखोगे,
जो रहेगा इसमें देखिए, बहरहाल कुछ ही पुराणों को, कुछ हिस्सों को ऐतिहासिक रूप में ग्रहण किया जा सकता है। देखो, चाहे हम पुराणों की बात करें, चाहे हम वेदों की बात करें, उसमें से कुछ ही चीज़ें हैं जिन्हें हम इतिहास के रूप में शामिल कर सकते हैं। आरंभिक रचनाओं में ऐतिहासिक चेतना अंतर संबंध की स्वरूप है या अनुष्ठानिक ग्रंथों का हिस्सा है। ज़्यादातर भारत में जो रचनाएं हैं वह कैसी हैं भैया, अनुष्ठानिक ग्रंथों से रिलेटेड हैं, यानी उनमें अनुष्ठानिक बातें ज़्यादा हैं। इसके आवरणों को हटाकर देखना पड़ेगा, यानी भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उसमें आवरणों को, यानी उसमें जो गलत बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, जो मिथ हैं, उनको अलग करके हमें जो सही रियल हैं, जिसके तर्क हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। ये ग्रंथ निसंदेह अनुष्ठान के हैं। ऐतिहासिक परंपरा के कुछ संकेत इनके भीतर पनपते हैं। भारत के ज़्यादातर जो धर्म ग्रंथ है वह अनुष्ठानिक है। अनुष्ठानिक का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में पूजा पद्धति के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कुछ ऐतिहासिक परंपराएं, यानी उसमें कुछ इतिहास से रिलेटेड जानकारियां मिल सकती हैं। इन अंतर संबंधों के रूप में निम्नलिखित शामिल किया गया है। पहला, उत्पत्ति संबंधी मिथ, यानी उत्पत्ति संबंधी मिथ हमें उसको देखें, यानी कि किसी चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको उसमें जो लिखा गया उसमें किस प्रकार सही है, किस प्रकार गलत है, उसके मिथ कैसे हैं। दूसरा, नायकों की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं, कि उसमें नायकों की जो प्रशस्ति संबंधी रचना, यानी जब हम वेद पुराणों को इतिहास के रूप में शामिल करें तो उसमें उत्पत्ति संबंधी जो मिथ हैं, जो गलत है या झूठ हो सकता है, उसको अलग करना पड़ेगा। नायकों की जो प्रशस्ति संबंधी रचनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिनकी प्रशस्ति यानी प्रशंसा में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा कितना सच है, कितना झूठ है। प्राचीन वंशीय समूह की वंशावली, यानी प्राचीन में जो राजा महाराजा रहे उनकी जो वंशावली है उसके संदर्भ में किस प्रकार की चीज़ें हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तदंतर, यानी उसके बाद काल में ये शैलियाँ स्वायत्त और ऐतिहासिकता बन गई। दूसरे शब्दों में इन्हें मूर्तता के रूप में ग्रहण कर लिया, यानी ये चीज़ें ऐतिहासिक रूप में जब इन्हें ग्रहण करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को क्या फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो इतिहास है, जो वेद है, जो पुराण है, उनमें अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें सही, कुछ चीज़ें गलत हैं। उनको स्रोतों के आधार पर या उनको जो सही है उनके आधार पर करना पड़ेगा। बाद में भी ऐतिहासिक परंपराओं के उन तरीकों और स्वरूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है जो इतिहास के रूप में दर्ज करने की कोशिश। देखो, भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा है, हमें उन चीज़ों को भी लेना पड़ेगा जो इतिहास को दर्ज करने के उद्देश्य से सर्जित की गई। यानी भारत में कुछ भी ऐसी चीज़ अगर लिखी गई है जो इतिहास में दर्ज करने की, यानी इतिहास में इन चीज़ों को शामिल किया जाए, इस उद्देश्य से लिखी गई है, तो उन्हें हमें भी देखना पड़ेगा। उन्हें भी लेखक, पाठक और संरक्षणदाता तथा अवसर विशेष के चरों की केंद्रीय रूप में रचनाबद्ध की गई थी, यानी उसमें जिस प्रकार से रचनाबद्ध, जिस प्रकार से लिखा गया और किस प्रकार से किया गया है, इसकी बात करें। अगला यहां पर देखिएगा, इकाई 2 में हमने अंतर संबंध स्वरूपों की चर्चा की। उस बिंदु की यात्रा को चिन्हित किया था जब वे क्रमिक रूप में अनुष्ठानिक ग्रंथों से मुक्त हो गए थे। देखो क्या होता है कि भारत के जितने ग्रंथ हैं, कुछ बहुत सारा ग्रंथ हैं वो क्या अनुष्ठानिक हैं, लेकिन जो बौद्ध और जैन परंपरा के ग्रंथ हैं उसमें अनुष्ठानिक से यानी कर्मकांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेद और पुराण है उसमें भैया कर्मकांड बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखना पड़ेगा उसमें कितना सच है, कितना झूठ है इतिहास में शामिल करते टाइम। लेकिन जो दूसरा पैटर्न है, जो बौद्ध और जैन परंपरा है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें ज़्यादातर अनुष्ठानिक चीज़ें नहीं हैं। अनुष्ठानिक ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना का क्रमिक रूप विकास हुआ और बाद में पुराण और आरंभिक अल्पलेखों को सृजनात्मक साहित्य में रूप में ग्रहण किया गया, जिसने अतीत का निरूपण करने का दावा किया है। इकाई 3 में बौद्ध और जैन परंपरा का अध्ययन किया गया, जहां हमने देखा कि किस प्रकार ऐतिहासिक परंपरा अधिक केंद्रीकृत थी। जिन ग्रंथों की चर्चा की उस प्रकार से जैसे बौद्ध पाली ग्रंथ, जिन्हें थैरवादी धर्म ग्रंथ है, फिर महावीर संघनाम है, उत्तर वैद्य परंपरा से संबंधित जो जीवनी है, जो कहानियाँ हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है जो बौद्ध और जैन परंपराएं हैं, ठीक है, क्या बोला, जो बौद्ध और जैन परंपराएं हैं उनमें हमें ज़्यादातर जो परंपराएं हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें हमें मिथ या झूठ कम देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, जो वेद और पुराण है, उसमें क्या भैया ज़्यादातर कर्मकांड पूजा पद्धति है। और बौद्ध और जैन जो परंपराएं हैं उनमें ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें रियल चीज़ें देखने को मिलती है, यानी ज़्यादातर वो क्या है कि अनुष्ठानिक नहीं है।
वे रचनाएं जिन्हें इतिहास के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है और नई स्वतंत्र ऐतिहासिक रूप में शैलियों में शामिल किया जा सकता है, जिसे हम चर्चा राजकीय जीवनियाँ, यानी इतिहास जो है, यानी ऐसा क्या है चीज़ों जिनको हम इतिहास के रूप में शामिल कर सकते हैं। राजकीय जीवनियाँ यानी भैया राजा महाराजा जो है जो रहे थे उनकी जीवनियाँ कैसे, उनका जो जीवनी लिखी उसको हम इतिहास के रूप में शामिल कर सकते हैं। अभिलेख जो लिखे गए, ठीक है, अरे भैया किसी ने जीता उता वहाँ पर अभिलेख जो लिखे गए हैं। इतिवृत्त यानी इतिवृत्त जो लिखे गया, किसी के बारे में जो लिखा गया, इतिहास से जो लिखा गया, उनको हम शामिल कर सकते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक परंपराओं का यह परीक्षण दिखाता है कि कल्पित इतिहास के अंशों को अधिक सुसंरचित इतिहास का केंद्रीय विवरण प्रस्तुत करने में परिवर्तन है। देखो क्या होता है, इन तीन चीज़ों के आधार पर हम इतिहास को लिख सकते हैं, या जैसे राजकीय जीवनियाँ, अभिलेख हैं, इतिवृत्त हैं, इनके आधार पर ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला जो आपका पॉइंट रहेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें रहेंगी, ठीक है। अगला क्या है, इसको देखिए, अंतर्निहितार्थ और अंतर्संबद्ध इतिहास, ठीक है। इसमें देखिए, इतिहास पुराण परंपरा की शुरुआत ऋग्वेद की दान वस्तु रचना और नरसिंहवासियों की आख्यान के पीछे जाती है। यानी इतिहास की जो है पुराण परंपरा की जो शुरुआत है वह ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं, जैसे दान स्तुति है, नारावंशियों की आख्यान के जहाँ इन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में शामिल किया। यानी पुराण जो परंपरा है उसमें से ज़्यादातर भैया कि कर्मकांड है, या आप कह सकते हो कि उसमें अनुष्ठान है, यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटेड चीज़ों को शामिल किया गया है। ये आख्यान ऋग्वेद के विभिन्न उदार संरक्षण दाताओं की प्रशंसा में रचे गए हैं। यानी ऋग्वेद में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वह क्या हैं, अनुष्ठानिक हैं और राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखे गए आख्यान हैं। इन आख्यानों के माध्यम से वर्तमान के किसी भी कृत्य के लिए अतीत में पूर्वाधारण के रूप में स्थापित किया गया है। बाद के काल में इन रूपों को महाकाव्य, महाभारत तथा रामायण में शामिल किया। यानी जैसे रामायण और महाभारत हैं उनसे भी हम कई सारी चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रशंसा के रूप में लिखी गई हैं या पुराणों में अगर आप देखेंगे, और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वह कर्मकांड से या पूजा पद्धति है उससे रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ों को लिखा गया है। यद्यपि इनके समावेश ने इनके स्वरूपों में परिवर्तन ला दिया। महाकाव्य में वंशावलियों ने वेदों की अपेक्षा अधिक गहरा स्वरूप है। अगर आप देखोगे जो वंशावलियां हैं उसमें उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वेदों की अपेक्षा। यानी इतिहास में अगर आप देखोगे तो जो वंशावलियों की इतिहास है उसको ज़्यादा माना जाता है वेदों की अगर अपेक्षा। अगर आप देखोगे तो वेदों के अगर आप उनको रख कर देखोगे वेद ज़्यादा हैं कि वह हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो आप देखोगे। पुराणों की वंशावलियाँ खंड वंशानुचित को पीढ़ीगत उत्तराधिकारी के क्रमबद्ध सूचियों के रूप में अधिक विस्तार दिए। जो वंशावलियाँ हैं उसमें कि जैसे राजा की वंश परंपरा कैसे चल रही थी उसको जो श्रेणीबद्ध लिखा गया उससे इतिहास में ज़्यादा हेल्प मिलती है पुराणों की अपेक्षा। अगर आप देखेंगे इसे सामान्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों को लिखित रूप में स्वरूप प्रदान किया गया। इसी प्रकार यह पुराने समयों का संकेत करने वाले अतीत का निर्माण का निरूपण करता है और पहले की ऐतिहासिक सामग्री पर आधारित था। यानी पहले का इतिहास कैसा था उसको बताता है, और वंश परंपरा जो है वह एक के बाद दूसरा राजा कैसा, इसके बारे में भी चीज़ों को हमें डिटेल में जानकारियाँ मिलती हैं। इन अंतर संबंधों के का क्रमिक रूप वंशावलियों से रूप में विकसित हुआ और 7वीं शताब्दी के काल तक इसे अधिक प्रत्यक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे चरित्र यानी जीवन चरित्र और वंशावली के इतिवृत्त का प्रयोग है। यानी कह सकते हैं 7वीं शताब्दी तक जो इतिहास रहा वो राजा महाराजा की वंशावलियों के द्वारा या जो इतिवृत्त मिला उनके द्वारा उस टाइम की चीज़ों को या उस टाइम के इतिहास को हम समझ सकते हैं। उसके बाद इतिहास के मूर्त रूप क्या हैं इसको देखेगा, ये भी आपके क्या लगेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए इतिहास के मूर्त रूप, इसको देखिए शासकों या सत्ताधारियों व्यक्तियों की जीवनी या जीवन चरित्र इतिवृत्त अभिलेख उन पाठों में शामिल हैं जो पुरातन या पहले काव्य पाठों से भिन्न थे। यानी कह सकते जैसे जैसे इतिहास बढ़ा अब फिर तो भाई क्या हो गया, राजा महाराजा के जो जीवन चरित्र हैं इतिवृत्त हैं या जो अभिलेख हैं उन चीज़ों से हमें जो पहले के लेख थे उनसे थोड़ा भिन्नता मिली। अभिलेखों ने न केवल कालक्रम वंशीय इतिहास तथा
आर्थिक परिवर्तन के विषय में जानकारी देते हैं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना का प्रत्यक्ष स्वरूप भी प्रस्तुत करते हैं। यानी जो अभिलेख थे वह कालक्रम को बताते हैं, लेकिन वंशीय इतिहास जो है, ठीक है, राजा महाराजा का जो वंश का इतिहास है, इतिहास में भी बताता है कि उस टाइम की आर्थिक स्थितियां कैसे थी, आर्थिक स्वरूप कैसा था, इसके बारे में क्या करते हैं, वह विशेष जानकारियां देते हैं। पुराने समय के कई स्वतंत्र रूप के उत्कीर्ण अभिलेख और पुरातात्विक अवशेष पुनः प्रयोग में लाए गए हैं। यानी पुराने समय के कई स्वतंत्र जो अभिलेख थे उनको हम क्या पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। इससे सामने प्रस्तुत होने वाले ये प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या कुछ दस्तावेजों को चुना जा सकता है या क्या अर्थ संश्लेषित है। रोमिला थापर के अनुसार पुनः प्रयोग अतीत का विरासत को संजोने तथा वर्तमान समय के लिए इसे अनुवादित करने का कृत है। यानी रोमिला थापर कहती हैं पुराने समय की जो अतीत की चीज़ें हैं उनको शामिल करने से या रखने से वर्तमान के रूप में हम कह सकते हैं। यानी भैया कि वर्तमान को अगर जब आपको समझना होगा तो आपको पुरानी चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी, तभी आप वर्तमान की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। यानी अगर आप वर्तमान के इतिहास को लिख रहे हैं तो आपको पुरातन यानी पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या उसको अनुवादित कर पाएंगे। श्रीलंका में बौद्ध विहारों के इतिवृत्त जैसे दीपदान और महाकाव्य प्रथम शताब्दी के मध्य में हमें बौद्ध धर्म के प्रारंभिक इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। श्रीलंका में जो बौद्ध विहार हैं वहाँ पर जो है दीपवंश और महावंश क्या हैं, ये दोनों काव्य हैं, ठीक है। दीपवंश और महावंश काव्य हैं जो बौद्ध धर्म की शुरुआत या बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है उसके बारे में बताते हैं। भारत के इतिहास तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन के बीच एक अंतर समझ, यानी भारत में जिस प्रकार बौद्ध आते हैं और श्रीलंका में जो बौद्ध हैं उनके बीच में अंतर संबंध कैसा ये भी बताते हैं। जो दीपदान और महावंश हैं इसमें अशोक को मुख्य रूप से भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में अशोक की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अशोक की भूमिका कैसे है इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। उत्तरी बौद्ध परंपरा के महायान मतों में अवदान ग्रंथ तथा शासकों और आचारों की जीवनियाँ भारतीय इतिहास के निरूपण में अधिक सुस्पष्ट देती हैं। यानी उत्तरी में जो है बौद्ध परंपरा की जो अवदान ग्रंथ है उसे भारत के जो शासक हैं और जो भारत में आचार्यों की जीवनियाँ है उससे भारत के इतिहास के निरूपण में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। यानी कह सकते हो कि जो बौद्ध परंपराएं उसमें जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वह भारत के बारे में अधिक और सुस्पष्ट और सटीक जानकारियां देते हैं। इसमें अशोक वदान में हमें मौर्य शासक अशोक की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली है। यानी जो मौर्यों का जो वंश है उसके बारे में इन किताबों से क्या हमें ज़्यादातर जो जानकारियां हमें मिली हैं जिनके बारे में सूचना मिलती है। किंतु बौद्ध धर्म के उत्तरी परंपरा के दृष्टिकोण से यानी उसकी जो उत्तरी यानी बाद की जो परंपरा थी उसके दृष्टिकोण से जानकारी मिलती हैं। ऐतिहासिक लेखनियाँ जो अब अनुष्ठानिक ग्रंथों के अंतर संद में रह गई, यानी ऐतिहासिक जो लेखनियाँ हैं उनको गुप्तोत्तर काल में हमारे सामने प्रकट होती हैं। ये 3 स्वरूपों में नजर आती हैं, चरित्र, प्रशस्तियाँ और वंशावलियाँ। यानी जब मौर्यों के बाद जब गुप्त का इतिहास आता है, गुप्त वंश का इतिहास जो है हमें किस प्रकार मिलता है, चरित्र जैसे हर्ष चरित्र है, कई प्रकार से राजा महाराजा ने अपना चरित्र जो लिखवाया था उसके जरिए, या प्रशस्तियाँ यानी प्रशंसा में राजा महाराजा ने कुछ लिखवाया होगा, या राजा महाराजा की जो वंशावली जो वंश परंपरा है उसके जरिए चरित्र के काव्यों के रूप में लिखा गया। जो चरित्र है वह काव्य यानी कविता के रूप में भी राजा महाराजा का जो चरित्र था कैसे लिखा। और ऐतिहासिक जीवनियाँ थी, इनमें ऐतिहासिक विचारों को समाहित किया गया है। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र भी इसी से प्रभावित था। यानी बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखा था उससे भी देखो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इतिहास की जो जानकारी है कैसे 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 हर साल हर दशक में इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिल रही है, वही चीज़ें यहाँ पर क्रमबद्ध में बताई जा रही हैं, ठीक है। इसमें 7वीं शताब्दी के ऐतिहासिक लोकाचार को ग्रहण किया गया है। संध्याकर नंदनी में रामचरित संध्याकर जो नंदनी उसमें जो रामचरित है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से था, ठीक है। संध्याकर चरित में जो रामचरित है उसमें से इससे कुछ कालों में की गई भूमिधारा मध्यस्थ वर्ग के लिए विद्रोहों का एक
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 7वीं शताब्दी के काल में हमें ऐसे अभिलेख उपलब्ध हैं जिन्हें वंशानुगत इतिवृत्त के रूप में पढ़ा जा सकता है। यानी 7वीं शताब्दी से क्या रहा कि अब जो राजा महाराजा थे वह वंशानुगत इतिहास, यानी अब भैया यहाँ पर जो दरबारी कवि थे अब वो इतिहास लिखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब दरबारी 7वीं शताब्दी से या 8वीं शताब्दी से कह सकते हो कि दरबारी इतिहासकारों की शुरुआत होती है, और वह दरबार के ऊपर यानी जो राजा कैसा, महाराजा कैसा, उसका वंश कैसा है, दरबारी इतिहास की क्या पढ़ा जा सकता है। ये किसी वंश के कालक्रमिक रूप में सूचीबद्ध करते हैं और घटनाओं के संबंध में जानकारी, यानी जो दरबारी इतिहास है वो क्या किसी वंश का कालक्रम कैसा है और उस समय की घटना कैसे, उसके बारे में हमें जानकारियां देते हैं। इन अभिलेखों को प्रशस्ति वाले खंडों में राजवंश के संबंध ऐतिहासिक जानकारी, यानी इसमें कई प्रकार के जो अभिलेख हैं जो प्रशस्ति हैं जो हमें क्या करते हैं ऐतिहासिक जानकारियां उपलब्ध भी रहती हैं। सार रूप में ये राजाओं तथा उनकी उपलब्धियों का प्रशस्ति वर्णन करते हैं, यानी राजा महाराजा की कैसे उपलब्धि रही, उसकी वंशावली कैसे रही, उसके बारे में जानकारियां देती हैं। वंशावलियों की एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण करते हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं केंद्रीय स्थान रखती हैं। यानी वंशावलियों में क्या होती हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है जो मुख्य बिंदु होती हैं। कल्हण की राजतंगणी इसी प्रकार का सर्वाधिक सुस्पष्ट उदाहरण है। यानी कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिख रखी है उसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या कर रखा उन्होंने ऐतिहासिक परंपरा, यानी इसमें भी उन्होंने लिखा है राजा महाराजा की क्या उपलब्धि, प्रशस्ति प्रशंसा में जो उन्होंने लिख रखा। यानी कह सकते हो कि इतिहास की जो शुरुआत हुई भैया वेद पुराणों से होती है, वेदों से, ठीक है, सबसे पहले पुराणों से, फिर वेदों से, फिर बौद्ध और जैन परंपरा से निकलते निकलते फिर धीरे 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 वो जो आती है 7वीं 8वीं शताब्दी तक क्या हो जाती है कि ज़्यादातर जो इतिहास की जानकारी हमें मिलती हैं एक प्रकार के वंशानुगत इतिहास या कह सकते हो राजा महाराजा के, और जिसमें वंशानुगत इतिवृत्त हमें मिलने ज़्यादा, यानी हर समय में वेदों के समय की जो जानकारियाँ मिली, पुराणों की समय की, बौद्ध, जैन, गुप्त काल, मौर्य काल और 7वीं 8वीं शताब्दी में कैसा रहा, तो पूरा इतिहास का स्वरूप कैसे रहा, तो इसको आप श्रेणी के रूप में भी बांट सकते हो और इसको कैसे कालक्रम में आपको लिखना है आप इससे भी समझ सकते हैं। भारत की ऐतिहासिक परंपरा का स्वरूप कैसा है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जो इसमें पहला पॉइंट डिस्कस किया था पुराणों का, फिर हमने वेदों का, बौद्ध जैन परंपरा का किया, फिर हमने अशोक के बारे में पढ़ा या बौद्ध परंपरा या अशोक का कैसा टाइम पीरियड था उसका कारण, फिर हमने गुप्त वंश यानी जो चरित्र लिखे जा रहे थे और उसमें भी चरित्र जो लिखे गए हैं उसमें प्रशस्ति प्रत, फिर वंशावलियाँ किस प्रकार से लिखी जा रही थी, और फिर 7वीं 8वीं शताब्दी में आते आते क्या वंशानुगत इतिहास की शुरुआत कैसे। तो इतिहास की जानकारी जो भारत का इतिहास का स्वरूप है वह कैसा है इसके बारे में, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट आपको गिनाए ना, इस सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर गेन करोगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से हमेशा आप सबको यही रहेगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ज़रूर गेन कीजिए। और ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.7 है ना, देखिएगा 1.7 है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 1.7। ठीक है, इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप क्या हैं 20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और इसको आप ज़रूर रीड करके जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इससे पहले भी मैंने एक क्लास करवा रखी है, आप उसको भी रीड करके ज़रूर जाना और अच्छे से अच्छे आप एग्ज़ाम में नंबर गेन कीजिए। और इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है उसको भी देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वहाँ पर हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को आप देखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। अगली जो क्लास होगी हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख लीजिए। सभी चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर चले जाइए और वहाँ पर देख लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।